हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। धीरे धीरे करके हमने कक्षा 7 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक पूर्ण की, बाद में जियोग्राफी को पढ़ा। आज एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं और यह सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। तो याद रखना, कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की तीसरी बुक जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2। और दोस्तों, यह टेक्स्ट बुक में पहला अध्याय है समानता, और यह अध्याय में पेज नंबर 4 से 7 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए हमने यह वीडियो तैयार किया है। और खास तौर पर दोस्तों, यह अध्याय में यानी कि समानता वाले अध्याय में कुछ वार्तालाप दिए गए हैं और वार्तालाप के जरिए हमें समझाया गया है कि वर्तमान में यह समानता हमारे भारत देश में लोगों के बीच है या नहीं, और है तो कहाँ है और नहीं तो क्यों नहीं, इनके बारे में यह अध्याय में स्पष्ट किया गया है। और खास तौर पर आपका एथिक्स वाला माइंड डेवलप करने के लिए यह अध्याय महत्वपूर्ण है। क्या आप क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एथिक्स के बारे में यानी कि कोई सिचुएशन है तो सिचुएशन के बारे में आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, आपको न्याय हो रहा है या अन्याय, यानी कि एथिक्स वाला माइंड तैयार करने के लिए यह अध्याय महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ओके, स्टार्ट करें। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2, पहला अध्याय है समानता। तो सबसे पहले यह अध्याय समानता टॉपिक से स्टार्ट होता है। भारत एक लोकतंत्रीय देश है। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में हमने लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था। अभी तक मैंने कक्षा 6 के यह टॉपिक के बारे में मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन आपने यदि कक्षा 6 को क्लियर कर लिया है तो लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय जैसे टॉपिक के बारे में आपने पढ़ा होगा। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे कि यह समानता क्या है, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है और भारत में सब समान है या नहीं। हम कांता की कहानी से चर्चा आरंभ करते हैं, यानी कि यह अध्याय के स्टार्ट में कांता की एक कहानी को यहाँ प्रस्तुत किया गया है और कांता को समानता को लेकर किस प्रकार अन्याय हो रहा है, अपने मन में वो क्या सोचते हैं। पहले तो ऐसे व्यक्ति चित्र दिए गए हैं कि छोटेलाल जो एक किसान है, मंजित कौर जो एक शिक्षिका है, तेजा सिंह एक व्यापारी है, गिरीश राव एक छात्र है, स्टूडेंट्स है, और यहाँ लास्ट में 2 घरेलू कामगार कांता देवी और सुजाता कुमारी को इमेज में आप देख सकते हैं। और दोनों के बीच में ये वार्तालाप आरंभ होता है और वार्तालाप के जरिए हमें समझाया गया है कि आखिरकार हमारे भारत देश में समानता है या नहीं। तो चलिए, पहले जो यह चित्र दिया गया है, तो चित्र में यहाँ कुछ लोग लाइन में खड़े हैं। चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही थी। इमेज आप देख सकते हैं कि कांता और सुजाता अच्छी दोस्त है और वो एक वोट डालने के लिए एक लाइन यानी कि एक कतार में खड़ी है। कितनी अच्छी बात है ना सुजाता, कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। कौन बोलती है? कांता बोलती है सुजाता से कि कितनी अच्छी बात है ना सुजाता, कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। यानी कि कांता को एक तरफ ऐसा महसूस होता है कि सब लोग एक समान है। चल कांता, अब तेरी बारी आई। यानी कि सुजाता ने कांता से कहा कि अब वोट डालने की तेरी बारी आई। तो कांता ने क्या कहा? मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। कांता ने क्या कहा? मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। जो भी दोस्तों इलेक्शन में खड़े होते हैं, ये उम्मीदवार कुछ न कुछ पब्लिक से वादा करते हैं। गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है। किसने कहा? कांता ने कहा सुजाता से कि मेरी जो गुड़िया है वो बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम कराऊं और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊं। कांता के पास
पैसे भी नहीं है, और पैसे नहीं है तो वो क्या करेगी, वो अपने मालिक के घर जाकर उनके घर का काम करेंगी, उनसे कुछ पैसे उधार लेंगी और बाद में गुड़िया को अस्पताल ले जाएंगी। कांता घर पर पहुंचती है वोट डालकर, और वो अपनी बेटी से कहती है, ले ये पी ले, कुछ अच्छा लगेगा, और मैं जब शाम को लौटूंगी तो अपन अस्पताल चलेंगे, ठीक है। क्योंकि कांता के पास पैसे तो है नहीं, वो अपने मालिक के घर जाएगी और झाड़ू पोछा लगाएगी, बाद में जो भी पैसे मिलेंगे उनकी मदद से वो अस्पताल अपनी बेटी को लेकर जाएगी। गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा। इस बस्ती में तो कभी साफ सफाई होती ही नहीं है, यानी कि कांता ऐसी बस्ती में रहती है जहां कभी साफ सफाई ही नहीं होती। इसकी वजह से उनकी बेटी यानी कि गुड़िया बीमार पड़ी है। कोनों को अच्छे से साफ करना, मालकिन कांता से कहती है कि कोनों को अच्छे से साफ करना। और कुछ देर बाद में आना कांता, जी नमस्ते साहब। यानी कि कांता अपने मालिक से पैसे मांगती है तो मालिक बोलते हैं कि बाद में आना कांता। तो कांता कुछ नहीं बोल पाती, वो सिर्फ इतना कहती है कि जी नमस्ते साहब। तो चलिए, यह वार्तालाप के जरिए आपको पता चल गया कि कब समानता का दर्शन हुआ, यानी कि जब कांता और उनकी जो सहेली है, उनकी फ्रेंड है कौन, सुजाता, दोनों वोट डालने के लिए एक लाइन में खड़ी थी। तो ऐसा महसूस हो रहा था कि सभी लोग एक समान है। लेकिन यहाँ कांता का जो वर्णन किया गया है उनके जरिए हमें पता चल गया कि सभी लोग समान नहीं है। भारत कैसा देश है, बताइए, भारत कैसा देश है। भारत एक लोकतंत्रीय देश है, यानी कि सही आंसर बनता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है। निम्न में से लोकतंत्र की एक मुख्य विशेषता क्या है। तो लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है समानता। सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे मताधिकार की समानता की बात करें। कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। जो मैंने आपको शुरू में बताया कि कहानी का आरंभ कांता की वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। और पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उनके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी पहचान लेती है, यानी कि उनके मालिक, उनके पड़ोसी सब एक साथ लाइन में खड़े हैं। भारत जैसे एक लोकतंत्रीय देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर। इसे जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है और यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू भी है। क्या दोस्तों, भारत जैसे एक लोकतंत्रीय देश में सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर। इसे जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है और यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू भी है। तो चलिए आंसर बताइए। भारत जैसे एक लोकतंत्रीय देश में किसको मत देने का अधिकार है, किसको वोट देने का अधिकार है। तो भारत जैसे एक लोकतंत्रीय देश में वयस्क मताधिकार है, मतलब जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है और जिसका नाम चुनाव आयोग की लिस्ट में है। यानी कि आपके पास इलेक्शन कार्ड है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका नाम इलेक्शन कमीशन के पास है। तो ऐसे 18 वर्ष के सभी आयु वर्ग के लोगों को जिसका नाम वोटिंग लिस्ट में है, उन सभी को मत देने का अधिकार है। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को लोकतंत्रीय देश में मत देने का अधिकार है। आगे बात करें तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। क्या यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री हो या पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का हकदार है। यानी कि कोई भी व्यक्ति चाहे गरीब हो या अमीर हो, और दोस्तों यह स्त्री हो या पुरुष हो, सभी के वोट का मूल्य सिर्फ एक ही होता है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सब के बराबर है, क्योंकि उन सब के पास भी एक ही वोट है। यानी कि कांता को यह बात अच्छी लगी
कि मेरे वोट का मूल्य भी एक है और जो अमीर लोग हैं उनके वोट का मूल्य भी एक ही है, यानी कि सब लोग एक समान है। तो एक बार फिर से देखो कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री या पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का हकदार है। और कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास एक ही वोट है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। यानी कि जब वो वोट देने गई तब यहाँ समानता के दर्शन हुए, लेकिन जैसे जैसे कांता का दिन बीतता गया उसे समानता का अर्थ मालूम हुआ। आंसर बताइए, आगे हम बात करने वाले हैं, पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार कौन से विचार पर आधारित है? क्या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार कौन से विचार पर आधारित है? तो यह समानता के विचार पर आधारित है। सही आंसर बनता है ऑप्शन डी। और आगे यह कहानी आगे चलती है। वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी? आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें, यानी कि पूरे दिन में कांता क्या क्या काम करती है उनके बारे में आगे बताया गया है। कि कांता एक झोपड़पट्टी में रहती है, उसके घर के पीछे एक नाला है। क्या कांता एक झोपड़पट्टी में रहती है और उनके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। मैंने आपको शुरू में भी बताया कि कांता की एक बेटी को बुखार है और कांता के पास पैसे है नहीं, तो वो काम पर जाएगी, मालिक से पैसे उधार लेंगे और बाद में अपनी बेटी को अस्पताल ले जाएगी। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। यानी कि जब सुबह वो वोट डालने गई तब भी एक लंबी कतार थी और बच्ची को जब अस्पताल ले गई तब भी एक लंबी कतार में खड़ा होना पड़ा। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब है। क्या अस्पताल वाली लाइन में जब वो खड़ी थी तो उसने देखा कि अधिकांश लोग गरीब है, यानी कि जो पैसे वाले लोग हैं वो लाइन में खड़े नहीं रहते, वो सीधे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है? तो मैंने आपको बताया कि जो लोग गरीब है वो ही कतार में खड़े हैं, एक लाइन में खड़े हैं, लेकिन जो अमीर है वो सीधे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेते हैं। उपरोक्त कहानी के आधार पर उसने ऐसा सोचने के 3 कारण बताए, यानी कि कांता ने ऐसा क्यों सोचा कि यहाँ पर समानता नहीं देखने को मिलती। उसके 3 कारण आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। यह एथिक्स वाला क्वेश्चन है। ओके, अन्य प्रकार की असमानताएं। तो कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है, जैसा कि कांता ने असमानता का सामना किया है। इसी तरह हमारे भारत देश में अनेक ऐसे लोग हैं जिनको एक ही दिन में कई असमानताओं का सामना करना पड़ता है। इसका आशय हम निम्नलिखित 2 कहानियों को पढ़कर समझेंगे, यानी कि यह अध्याय में आगे 2 कहानी दी गई है जिसमें असमानता के बारे में वर्णन किया गया है। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती है यह दोनों घटनाएं। तो सबसे पहले घटना आती है, भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है यह जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो लोग तुरंत अपनी जाति के बारे में पूछ लेते हैं। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए।
तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी यह जाति कितनी महत्वपूर्ण है। पहले तो दोस्तों एक प्रमुख समाचार पत्र के यह वैवाहिक विज्ञापन को पढ़िए। क्या लिखा है? तोमर राजपूत 30/5/9 मैकेनिकल इंजीनियरिंग सुजलान पुणे हेतु सेवारत उच्च तकनीकी अर्हता प्राप्त राजपूत कन्या चाहिए। लिखा है ना, राजपूत कन्या चाहिए। तो यहां भी जाति का जिक्र किया गया है। और दूसरा विज्ञापन है 23/5/3 स्लिम गोरी बीई कंप्यूटर साइंस छत्तीसगढ़ी अग्रवाल कन्या के लिए स्वजातीय मैचिंग वर चाहिए। तो दोस्तों इसी तरह के यह विज्ञापन जिसमें जाति का जिक्र किया गया है, तो यहां क्या लिखा है कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है वो आपके समझ में आ गया होगा। आंसर बताइए। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक क्या है? भारत में प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। सही आंसर है ऑप्शन सी। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभव के बारे में पढ़े। यानी कि दोस्तों आगे यह अध्याय में एक दलित बच्चे के स्कूल जाने के अनुभव को शेयर किया गया है एक कहानी के रूप में। दलितों के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। क्या? दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। और दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ। और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पिछले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। आगे यह कहानी स्टार्ट होती है और दलित बच्चे का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन है? वो एक प्रसिद्ध दलित लेखक है और उनके जीवन का काल है 1950 से लेकर 2013 तक। और उनकी आत्मकथा का नाम है जूठन। और जूठन में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने क्या लिखा है? तो देखो, अपनी आत्मकथा जूठन में वे लिखते हैं कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी जमीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चट्टाई छोटी पड़ जाती थी। दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं कि जब वो छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी जमीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चट्टाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहां से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। यानी कि स्कूल के प्रिंसिपल ने ओम प्रकाश को स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। चलिए, ऐसा एक सिंपल सा क्वेश्चन कि जूठन किसकी आत्मकथा का नाम है? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम है जूठन। और वो आत्मकथा में आगे लिखते हैं कि वे खेलते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था। वे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कि लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था। यानी कि यह मैदान और स्कूल साफ करना मेरी हैसियत ही नहीं थी, क्योंकि मैं इतना छोटा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी। धूल से चेहरा सिर अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा के बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। दोस्तों कैसा हो रहा था? ओम प्रकाश के साथ कैसा हो रहा था कि दूसरे बच्चे कक्षा में पढ़ रहे थे और यह ओम प्रकाश झाड़ू लगा रहे थे एक मैदान में, और हेडमास्टर अपने कमरे से बैठे बैठे यह ओम प्रकाश पर निगाह रख रहे थे। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। क्या? ओम प्रकाश को स्कूल में पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। पूरा दिन में झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही। और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। क्या? 2-3 दिन तक ओम प्रकाश झाड़ू लगाते रहे
और दोस्तों प्रिंसिपल ने भी यही काम सौंपा था। लेकिन यह क्रम तभी खत्म हुआ जब ओम प्रकाश के पिताजी एक बार वहां से गुजरे। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया। किसने? ओम प्रकाश के पिताश्री ने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, यानी कि शिक्षकों को डांटा। किसने? ओम प्रकाश के पिता ने। क्या कहा? मास्टर हो इसीलिए जा रहा हो, पर इतना याद रखिए मास्टर, यो यहीं बढ़ेगा इसी मदरसे में, और यो ही नहीं इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। दोस्तों ऐसे डांटा, यानी कि किसी और भाषा में वो बोलते हैं कि मास्टर हो इसीलिए जा रहा हो, पर इतना याद रखिए मास्टर, यो यहीं पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यो ही नहीं इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। आपके विचार से ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके शिक्षक और सहपाठियों ने असमानता का व्यवहार क्यों किया था? यानी कि आपके लिए सोचने के लिए यह क्वेश्चन रखा गया है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके शिक्षक और सहपाठियों ने असमानता का व्यवहार क्यों किया? अपने आप को ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह रखते हुए 4 पंक्तियां लिखे कि उक्त स्थिति में आप कैसा अनुभव करते। यानी कि आपको कहा गया है कि आप ओम प्रकाश की जगह होते तो आप कैसा महसूस करते। 4 सेंटेंस आपको लिखने हैं। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते हैं। यानी कि एक दूसरी कहानी यहाँ स्टार्ट होती है और यह कहानी के जरिए हमें समानता का अर्थ स्पष्ट किया गया है कि आखिरकार समानता कैसे होनी चाहिए। श्री और श्रीमती अंसारी एक अमीर कपल है और शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते हैं। वे पैसे वाले थे, इसीलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। यानी कि श्री और श्रीमती अंसारी एक किराए पर मकान लेना चाहते थे। वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो इस तरह मकान किराए पर देना चाहते हैं। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। अंसारी दंपति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने किराए पर लेना तय कर लिया। फिर जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगी कि वो मांसाहारी लोगों का मकान नहीं दे सकती। क्या वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती? क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। यानी कि जो मकान मालकिन थी उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं कोई भी मांसाहारी व्यक्ति को मकान किराए पर नहीं दूंगी क्योंकि इस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहार नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों ही यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे यही बहाना दोहराया गया। यानी कि यह बिल्डिंग में और भी मकान उन्हें पसंद आए, लेकिन एक ही बहाना दोहराया गया कि वो मांसाहारी लोगों को मकान किराए पर नहीं देती। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपने नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। यानी कि श्री और श्रीमती अंसारी। अंसारी जो सरनेम है वो सुनकर कोई भी मकान किराए पर नहीं दे रहा था। तो प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि क्या आप अपना नाम चेंज कर देंगे, श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे? तो अंसारी दंपति ने ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, यानी कि मना कर दिया कि आखिरकार हम अपना नाम क्यों चेंज करें। इसीलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। यानी कि उनका भी एक जीवन है, उनका भी एक स्वमान है और स्वमान को वो कैसे जाने देते, उन्हें भी मना कर दिया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। 1 महीने तक यह किराए के लिए मकान ढूंढा। बाद में एक मकान मालकिन उन्होंने किराए पर मकान देने के लिए तैयार हो गई। आपके विचार से अंसारी दंपति के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया जा रहा था? यदि आप अंसारी दंपति की जगह होते
और आपको रहने के लिए इस कारण जगह न मिलती, क्योंकि कुछ पड़ोसी आपके धर्म के कारण आपके पास नहीं रहना चाहते, तो आप क्या करते? यानी कि आपको यह अंसारी दंपति के स्थान पर रखकर आपको सोचना है कि इस तरह का व्यवहार आपके साथ होता तो आप क्या करते? यदि आप अंसारी परिवार के एक सदस्य होते तो प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने के सुझाव का उत्तर किस प्रकार देते? क्या आपको अपने जीवन की कोई ऐसी घटना याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुंची हो? आपको उस समय कैसा महसूस हुआ था, उनके बारे में भी यहां सोचने के लिए कहा गया है। यानी कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि यह अध्याय में एथिक्स वाला दिमाग आपको तैयार करना है। ओके, वीडियो कैसा लगा? अध्याय अभी अधूरा है, आगे वाले पार्ट में देखेंगे समानता के बारे में, और जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से समानता के बारे में हम पढ़ेंगे। और यह वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, कर मिलेंगे। ओके, टेक केयर एंड जय हिंद।